हाय फ्रेंड्स। हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले कई अध्यायों में हमने विभिन्न विषयों के गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम धार, सिंदूर, तिलकित, अच्छी आदतों के बारे में इन कविताओं में से लिए काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं आज के काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या के विषय में। पहला मैं अपना काव्यांश पढ़ रही हूँ। कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा, यह अनाज को बदल रक्त में ठहर टहल रहे हैं तन के कोने कोने। यह कमीज जो ढाल बनी है बारिश सर्दी लू में, सब उधार का मांगा, चाहे नमक तेल हींग हल्दी तक सब कर्जे का। दोस्तों, ये हमारा आज का पहला पद्यांश या काव्यांश है जिसे हमने धार कविता से लिया गया है और धार कविता अरुण कमल द्वारा लिखी हुई है। इन पंक्तियों में लेखक ने शोषित मजदूर समाज की करुण गाथा को अपने काव्य का विषय बनाया है। दोस्तों, अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या के विषय में चर्चा करते हैं। इसमें शोषित वर्ग की पीड़ा का गहन चित्रण किया गया है। यहाँ जीवन जीने की आधारभूत वस्तुएं जो कि जरूरी चीजें हैं, वे भी सब मजदूरों द्वारा कर्जे से ली गई हैं। एक और वह समाज है जो चारों ओर से समेट रहा है और दूसरी ओर वह पीड़ित असहाय और मजदूर वर्ग है जिसके पास हर चीज को मांगने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। कौन ऐसा दाता बचा है जिसके आगे इन्होंने हाथ नहीं फैलाए हैं। भोजन जो हमारे शरीर में रक्त बनकर दौड़ता है वह भी मांगा हुआ है, और जो शरीर पर पहनी हुई शर्ट है वह भी मांगी हुई है। और यह शर्ट सिर्फ कमीज ही नहीं है, बल्कि यह तो एक मजदूर को ताप सर्दी बरसात आदि से बचाने की ढाल भी है। जीवन की हर जरूरत पूरी करने के लिए उनकी यही चाह बनी रही कि कुछ मांग कर जीवन यापन कर लिया जाए। मतलब कैसे भी मांग तांग कर अपना पेट भर लिया जाए, कैसे भी करके अपने कपड़े तन को ढक लिया जाए। दोस्तों, नमक मिर्च हल्दी जीरा सभी कुछ तो मांगा हुआ है। कितनी पीड़ा है इस काव्यांश में, आप देखिए जरा। अब हम इस काव्यांश में क्या विशेष है, कवि क्या विशेष तौर पर कहना चाहता है, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें कवि शोषित समाज की मानवीय पीड़ा जो कवि के हृदय में थी, इस कविता द्वारा फूट पड़ी है बनकर। लगता है पीड़ित समाज का तो जीवन भी मांगा हुआ है। जो गरीब असहाय और मजदूर लोग हैं जिनका अपनी कमाई से गुजारा नहीं हो पाता, वो बेचारे मांग तांग कर किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। और यही बात कवि अपने इस कविता में कहना चाहता है। अब हम अपना दूसरा काव्यांश पढ़ते हैं। सुनोगी तुम तो उठेगी हुक, मैं रहूंगा सामने तस्वीर में पर मूक, सांध्य नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुण आख्यान, सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। दोस्तों, जो ये पंक्तियां हैं ये कवि नागार्जुन द्वारा रचित सिंदूर तिलकित भाल शीर्षक कविता में से ली गई हैं। और इसमें जो कवि है वो अपनी घर नहीं रहता, बल्कि वह लंका में रहता है। और वहाँ रहते रहते उसे अपने पत्नी का माथे पे लगा हुआ सिंदूर वाला चेहरा याद आता है। और कवि कहता है कि वो तो एक प्रवासी है, और यदि उसकी यहाँ मृत्यु हो जाएगी तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, सिर्फ उसकी चिता पर 2 फूल चढ़ा देंगे। अब हम इसकी जो ये पंक्तियां हैं इनकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। इसमें कवि कहता है कि जब उसकी पत्नी को उसकी मृत्यु की सूचना मिलेगी तो उसके कलेजे में हुक उठेगी, उसे दर्द होगा, उसका हृदय विदीर्ण हो जाएगा। पर उस समय वह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो मर जाएगा और उसकी सिर्फ एक तस्वीर मात्र रह जाएगी। कवि कहता है कि जब यहाँ लंका में संध्या के समय आकाश में लाली उभरती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके पत्नी का
सिंदूर लगा हुआ माथा उसे याद आने लगता है। सिंदूर तिलकित ढाल यानी कि सिंदूर लगा हुआ माथा। अब हम इस लाइनों में, इन पंक्तियों में कवि विशेष रूप से क्या कहता है। सबसे पहले है कि इसमें कवि ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है, प्रेम भावना का हृदयग्राही चित्रण किया है और तत्सम शब्दों का इसमें पर्याप्त प्रयोग किया गया है। अब हम अपना तीसरा और अंतिम काव्यांश पढ़ते हैं। अच्छी आदतों के बनिस्पत बुरी आदतें बहुत देर तक पीछा करती हैं आदमी का। आदमी कुछ लतें तो इसलिए पाल लेता है कि वह अलग दिखना चाहता है ईश्वर से। जब तेजी से व्यावसायिक होने लगती हैं चीजें तो नई आदतें प्रवेश करती हैं समाज में। लोग कोहनी उठाकर चलने लगते हैं अचानक। कोहनी से धकियाते हुए वे निकल जाना चाहते हैं एक दूसरे से आगे। हिंसा धीरे धीरे बन जाती है एक आदत। सिर्फ स्त्रियां और बच्चे ही शिकार नहीं होते हैं हिंसा के। तो दोस्तों, जो ये काव्य पंक्तियां हैं, इसे कवि राजेश जोशी की कविता आदतों के बारे में से लिया गया है। और इन पंक्तियों में कवि आदतों की, जो हमारी जीवन की आदतें, हैबिट होती हैं, उनकी प्रभावकारी स्थितियों के बारे में बताते हुए कहते हैं। व्याख्या जानते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसी बाध्यताएं पाल लेता है जिससे वह स्वतंत्र होना भी चाहे तो नहीं हो पाता, और इन्हें हम आदत का नाम देते हैं। ये आदतें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी, और हमें अपने अंदर बांध लेती हैं। बहुत बार ये भी देखा जाता है कि प्रायः अच्छी आदतों की अपेक्षा बुरी आदतें हमें मजबूती से जकड़ लेती हैं और हर समय हमारे चाहते और ना चाहते हुए भी हमारा पीछा करती हैं। और ये भी एक अजीब विडंबना है कि हम स्वयं ही आदतों को अपने से बांधते हैं, यहाँ तक कि इन आदतों के माध्यम से हम स्वयं को परमात्मा से भिन्न दिखाने का प्रयास करते हैं। इन आदतों का एक संबंध भौतिकता से जुड़ा हुआ है। अनेक भौतिक स्थितियां हमारी आदत में एक व्यवसाय की तरह जुड़ जाती हैं। दोस्तों, इन आदतों में मनुष्य धंसता जाता है जैसे वो कोहनियों के बल चल रहा हो। भौतिकतावादी आदतें एक दूसरे को धकेलते हुए आगे निकलना चाहती हैं। मतलब हम इन संसार में रहते हुए हर चीज को पाना चाहते हैं और उसको पाने के लिए हमारी आदत बन जाती है कि हम बुरे से बुरा काम भी करने को तैयार हो जाते हैं। एक दूसरे का स्थान लेती जाती हैं ये आदतें, और फिर धीरे धीरे ये सब आदतें हमारे अंदर एक हिंसा का रूप ले लेती हैं। और हम सब जानते हैं कि जब हिंसा हमारी आदत में शामिल हो जाती है तो वह किसी को नहीं देखती और सबको एक बराबर मानती है, सब पर आक्रमण करती है, सभी को लील जाना चाहती है। हिंसा कभी अच्छी नहीं होती दोस्तों। इस हिंसा से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, कोई भी हो, सभी इसकी चपेट में आ जाते हैं। दोस्तों, इस में इन पंक्तियों में विशेष तौर पर राजेश जोशी आदत को भौतिकता से जोड़कर हिंसा के रूप में परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं, जो कि वर्तमान समाज की भयावह प्रवृत्ति है। और साथ ही साथ जो मनुष्य है वो अपनी आदतों के वशीभूत होता है। हमारी आदतें हमारी ही कारण होती हैं, किसी दूसरी की दी हुई नहीं होती हैं, इसलिए इसमें किसी दूसरे का कोई कसूर नहीं होता। दोस्तों, ये हमने जाना धार, सिंदूर, तिलकित भाल और अच्छी आदतों के बारे में कविता से ली गए काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।